नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान को तो हैसियत बता ही दी गई है, अब बारी है बांग्लादेश की। और मोदी ने ठान लिया है कि अब बांग्लादेश का हिसाब होगा और मोहम्मद यूनुस को औकात बताई जा रही है। जो कुछ भी हुआ बांग्लादेश में पिछले कुछ वक्त में, वो सब आपने देखा और बांग्लादेश ने किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट किया अभी हाल फिलहाल में, वो भी आपने देखा। ऐसे में अब भारत ने बांग्लादेश को बिना बम, गोली, बारूद, मिसाइल मारे ही औकात बतानी शुरू कर दी है और रीढ़ तोड़ दी है। यूनुस साजिश रच रहा है चीन के साथ बैठकर, लेकिन मोदी सरकार सबक भी सिखा रही है। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे चीजें जिसकी वजह से समझ में आएगा कि किस तरीके से बांग्लादेश पर प्रहार हो रहा है, स्ट्राइक हो रही है, और उसके बाद अनुपम प्रसून से चर्चा करेंगे। हाँ रोहित, लेकिन उससे पहले हम बता दें, अपने दर्शकों को एक बात बता देना चाहते हैं कि भारत ने जिस वक्त हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उससे एक रात पहले एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने बांग्लादेश की कमर तोड़ दी है। जो लैंड पोर्ट थे भारत ने अपने, वो सारे लैंड पोर्ट बंद कर दिए। किसी भी लैंड पोर्ट के जरिए बांग्लादेश अपना सामान नहीं भेज सकता है। इसके अलावा एक चीज और नोटिस करिएगा, भारत ने यह क्लियर कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के 2 ही पोर्ट हैं जहां पर बांग्लादेश अपना सामान ला सकता है। इसके अलावा भारत में जितने बंदरगाहें, जितने एयरपोर्ट्स हैं वहां पर, और जितने पोर्ट्स हैं, कहीं भी बांग्लादेश अपना सामान लेकर नहीं आ सकता है। भारत ने ये सख्त चेतावनी जारी की है। और भारत की इस चेतावनी से बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा, ये आप समझा दी। बिल्कुल, बर्बादी के रास्ते पर बांग्लादेश कैसे है ये समझिए। रेडीमेड गारमेंट्स सेक्टर को बांग्लादेश की इकोनॉमी का रीढ़ कहा जाता है। रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश अच्छे खासे तौर पर बनाता है। अब बांग्लादेश के कुल निर्यात में करीब 85% रेडीमेड गारमेंट्स का योगदान है और बांग्लादेश के यही कपड़े पाकिस्तान भी जाते हैं। बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग का कुल जीडीपी में 13% योगदान है। सोचिए कि पूरी इकोनॉमी में 13%। बांग्लादेश में गारमेंट इंडस्ट्री में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं, ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं इसमें। मतलब एक बड़ा आंकड़ा जो है वो काम करता है कपड़ों के व्यापार में। अगर बांग्लादेश अपने पोर्ट या एयरपोर्ट से सामान बेचता है कि प्रति किलो लागत 6 से 7 डॉलर की आती है, तो अब इस पर भी प्रहार हो रहा है। अगर बांग्लादेश भारत के रास्ते सामान बेचता है तो प्रति किलो की लागत करीब 1.5 से 2.5 डॉलर की आती है। मतलब अंतर देखिए आप, अपने यहां 5 से 7, यहां पर 1.5 से 2.5। बांग्लादेशी कारोबारी अपने सामानों को बेचने के लिए भारतीय जमीन का इस्तेमाल अभी तक करते आए हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने सख्त फैसला ले लिया है। भारतीय रास्तों के जरिए सामानों को भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर लाया जाता था और भारत दरियादिली दिखाते हुए इनसे पैसे भी नहीं लेता था। भारत के पोर्ट और एयरपोर्ट से इन सामानों को यूएई, यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के मार्केट में भेजा जाता था और इससे बांग्लादेश को अच्छा खासा मुनाफा होता था, क्योंकि भारत की जमीन उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। बांग्लादेशी कारोबारी ट्रकों से सामान पेट्रोल पोल, बेनापोल जैसे भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों से जाते थे, जहां से सामान को कोलकाता, हल्दिया, नहवा, शेवा जैसे प्रमुख पोर्ट्स या दिल्ली और कोलकाता जैसे पोर्ट्स पर ले जाया जाता था और फिर वहां से आगे ये बांग्लादेश की तरफ सामान जाता था। लेकिन अब भारत सरकार ने इसी पर स्ट्राइक की है। कैसे वो समझाएंगे? पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, भारत ने जो अभी आपने सुना कि लैंड पोर्ट पूरी तरह बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया। अब इस लैंड पोर्ट का बांग्लादेश सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता था अपने यहां बने सामानों को विदेश भेजने के लिए। अब इसका इस्तेमाल, और इसमें भी सबसे बड़ा, आपने गारमेंट सेक्टर के बारे में बताया है, सबसे बड़ा जो हिस्सा होता था वो गारमेंट सेक्टर का होता था। इसके अलावा इस रास्ते से और क्या क्या जाता था बांग्लादेश का, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बेक गुड्स होते हैं, जैसे कि बेक गुड्स का मतलब ये हो गया कि आपने देखा होगा, जो आप जिसे ब्रेड बोलते हैं, पाव रोटी बोलते हैं जी। आप वो पाव रोटी, बेकरी के सामान, हाँ, बेकरी के सामान, स्नैक्स, चिप्स। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक है जो कॉन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं, जैसे कि आइसक्रीम हो गया या कुछ डिब्बा बंद मिठाई हो गई, ये सब बांग्लादेश में बनाया जाता था। कॉटन यार्न, प्लास्टिक, पीवीसी गुड्स, डाइज, जो आप कपड़ों में जो रंग चढ़ता है वो डाइज, प्लास्टिक का कारोबार, ये सारी चीजें बांग्लादेश अपना प्रोडक्ट, इन सारे प्रोडक्ट्स को भारत की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के
पोर्ट्स का इस्तेमाल करके ये विदेशों में भेजता था। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है अपने दर्शकों को वो बात अच्छी तरह से नोट कर लेनी चाहिए। वो क्या है कि बांग्लादेश ये सामान अपने यहां से भी भेज सकता है, लेकिन चूंकि मैंने एक बात आपको बताई है कि बांग्लादेश के जो पोर्ट्स हैं उनके जरिए या एयरपोर्ट्स हैं उनके जरिए अगर ये सामान भेजता है तो उसकी लागत आती है $6 से $7 प्रति किलो के हिसाब से। और भारत की जमीन पर 1.5 से 2.5। अगर वही चीज भारत में लाकर वो बेचता है तो उसकी लागत हो जाती है $1.5 से लेकर $2.5 तक प्रति किलो। तो अब ये मतलब अंदाजा लगाकर देखिए, अगर हम सबसे मैक्सिमम भी पकड़ते हैं $2.5 प्रति किलो तो $4.5 का कम अंतर, $4.5 का अंतर है। अगर ये भारतीय करेंसी में आप कन्वर्ट करते हैं तो ये सीधे सीधे ₹350 के आसपास हो जाता है। लेकिन जब ये सामान, ये प्रोडक्ट विदेशों में जाता है तो जाहिर सी बात है भारत का ये ₹350 वहां के लिए 3,500-4 हजार रुपए हो जाते होंगे। तो और जाहिर सी बात है कि किसी ब्रांडेड कंपनी का ये सामान है, ये गारमेंट है, तो उसकी कीमत वो ब्रांडेड कंपनी अपने हिसाब से वसूलती है, उस पर फिर अपना प्रॉफिट लगाती है, जो कॉस्ट होता है लाने ले जाने का फिर उसको लगाती है। तो इस तरह से एक बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है ये। और तब लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेशी प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा है फिर तो हम अपने इलाके में बने प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अब देखिए, इसमें भारत ने कोई टैरिफ नहीं लगाया आपके ऊपर, भारत ने कोई आपके ऊपर टैक्स नहीं थोपा, लेकिन चीजें अपने आप महंगी हो गई। बांग्लादेश को जितनी आजादी भारत अभी तक दे रहा था, ये आजादी छीनने की दिशा में एक बहुत सख्त और तगड़ा कदम है। और ये पहला नहीं, इससे पहले शिपमेंट को लेकर भी इसी तरीके से भारत सरकार उससे पहले भारत ने अप्रैल के महीने में शिपमेंट सेवा कैंसिल की थी, अगर आपको याद हो तो। शिपमेंट सेवा क्या थी कि लॉकडाउन के दौरान जब कोविड का दौर चल रहा था उस वक्त पूरी दुनिया तो परेशान थी, लॉकडाउन लगा था पूरी दुनिया के कई देशों में, यहां तक कि यूएस और यूके जैसे देशों को अपने यहां लॉकडाउन लगाना पड़ा था और 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने का लॉकडाउन चला था। अब यहां पर जो एक बात नोटिस की गई वो क्या थी, जो शिपमेंट सेवा शुरू की गई थी उस समय भारत ने जो देखा, पूरी दुनिया का जो बाजार था उसमें बांग्लादेश के पास कुछ संभावनाएं थी। उस समय शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी। नरेंद्र मोदी साहब ने यह देखा था कि बांग्लादेश के पास सामान तो है, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन लगा है, अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की चरमरा गई है, तो उसके पास शिपमेंट सेवा नहीं है। उन सामानों को कैसे बांग्लादेश से निकालकर दुनिया के मार्केट में पहुंचाया जाए, ये कोई जरिया नहीं है उसके पास। तो नरेंद्र मोदी ने तब ये कहा कि लाइए ये काम हम आपके लिए करवा देंगे। तो शिपमेंट सेवा की सुविधा भारत ने बांग्लादेश को मुहैया कराई और ज्यादातर पोर्ट्स पर ऑलमोस्ट ये 0 हो गया था, मतलब 0% पे ये पूरा शिपमेंट हो रहा था। मतलब भारत ने इतनी दरिया दिली दिखाई, सोचिए अपना पड़ोसी होने के नाते आप कह दिया कि हमारी जमीन से आप एक पैसा नहीं दो और अपना कारोबार चलाओ। भारत ने ये जो सुविधा दी थी उसे पूरी तरह से शिपमेंट को कैंसिल कर दिया था। अब ये शिपमेंट क्यों कैंसिल किया गया, हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मोहम्मद यूनूस, जो कि केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, मोहम्मद यूनूस का एक बयान आया था। वो बयान वो कई बार दोहरा चुके हैं और मोहम्मद यूनूस का यही बयान उनके लिए गले का फंदा बन गया है। अच्छा, अब ट्रांसशिपमेंट की जब बात हो रही थी, यहां देखिए, भारतीय बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए मिडल ईस्ट और यूरोप को सामान एक्सपोर्ट करता था बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की स्थिति, हम आते हैं उस पर। बांग्लादेश ने 2023 में $38 अरब के रेडीमेड कपड़े इंपोर्ट किए थे, इसी जो ट्रांसशिपमेंट की हम बात कर रहे थे, उस ट्रांसशिपमेंट के जरिए $700 मिलियन का इंपोर्ट भारत में किया था, जिसका 93% हिस्सा लैंड पोर्ट से आया था, जिसे अब भारत ने कैंसिल कर दिया है। आपने देखा होगा, फल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, कॉटन, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर, ये नॉर्थ ईस्ट के लैंड पोर्ट से इंपोर्ट होते थे। ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में लैंड पोर्ट से इंपोर्ट किए जाते थे। बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स का इंपोर्ट अब सिर्फ नाहवा शेवा और कोलकाता पोर्ट के जरिए किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 पोर्ट अब खुले रह गए हैं। अब आते हैं कि मोहम्मद यूनूस ने क्या कहा था। मोहम्मद यूनूस ने कहा था कि जो हिंद महासागर है उसका अकेला केयरटेकर, इकलौता केयरटेकर कौन है? बांग्लादेश है। और यह बयान उन्होंने चीन में जाकर दिया था। आपको याद होगा उस समय उन्होंने चीन को न्योता दिया था कि आइए हमारे साथ कारोबार कर लीजिए ना, क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं, वो 7 सिस्टर्स लैंडलॉक हैं। लैंडलॉक का मतलब यह होता है कि वो जमीन से पूरी तरह घिर गए हैं। हम आपको एक और हमारे पास
एक जानकारी के दर्शकों को वो भी बता देते हैं। करीब 4000 कुछ किलोमीटर की जो हमारा एरिया है, 4000 कुछ किलोमीटर का, वो बांग्लादेश के साथ लैंड लॉक्ड है। मतलब कि वो पूरी तरह से जमीन का एरिया है और वो वहां पर घिर जाता है। बांग्लादेश ने कहा चीन में जाकर कि आप क्यों नहीं हमारे यहाँ आते हैं। अब सेवन सिस्टर्स और ख़ास तौर पर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर हम बहुत आसानी से मिलकर कारोबार कर सकते हैं। तो ये भारत को ऐसा लगा कि ये चीन को उकसाने जैसा बयान है और भारत ने इसकी पूरी तरह निंदा भी की थी। यही वजह थी कि अभी जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव वाली स्थिति थी तो MEA ने यह कहा कि हमारी नज़र पूरी तरीके से बांग्लादेश पर है। अवामी लीग के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था और हम बांग्लादेश पर नजर बनाए हुए हैं। और क्या MEA ने ये बता दिया कि जो कुछ कर रहे हो हम शांत बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी बोलते चले जाओ, कुछ भी करते चले जाओ। देखिए, एक इसमें जो आपने बात कही ना, इसके अलावा भारत ने इससे ज्यादा 2 कदम आगे कहा है। भारत ने ये कहा कि डेमोक्रेटिक बांग्लादेश बनाने के लिए, यानी बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव बहुत जरूरी है और निष्पक्ष चुनाव कराना भारत की प्रतिबद्धता है। अब जब भारत ने बयान दिया तो उधर से बांग्लादेश को मिर्ची लग गई। फिर बांग्लादेश कहने लगा कि चुनाव कराना तो बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। लेकिन भारत ने अपने शब्दों से इशारा कर दिया था कि बांग्लादेश देख लो, हम तुम पर नजर रख रहे हैं और ऐसा मत सोचना कि तुम अगर कुछ करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें सब पता चल रहा है। और हम, मतलब भारत ने इशारा कर दिया था कि बांग्लादेश में जल्द चुनाव होगा और वो उस चुनाव को इसलिए करवाएगा क्योंकि वो चाहता है कि उसका पड़ोसी यानी बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल हो सके। और भारत के इस बयान से ये भी साफ हो गया कि बांग्लादेश में इस वक्त कोई लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल। तो एक बड़ा ये करारा तमाचा था। अब वो जो मैं बात कर रहा था आपको, जो चीन को इन्होंने न्योता दिया था, दावत दी थी कि आइए भाई साहब हम मिलकर उस पर आए। यूनिस का बयान बता देते हैं जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं। यूनिस ने क्या कुछ कहा। बांग्लादेशी केयरटेकर PM का विवादित बयान ये रहा कि चीन जाकर मोहम्मद यूनिस ने भारत के खिलाफ बयान दिया और उन्होंने चीन को न्योता दिया। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, भारत के 7 सिस्टर स्टेट लैंड लॉक्ड स्टेट है, ये यूनिस का बयान है। मतलब वो पूरी तरीके से चीन को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। भारत के 7 सिस्टर स्टेट लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, वो हमने बताया कि ये बांग्लादेशी PM केयरटेकर PM जो कि विद्रोह के बाद बने हैं, उनका ये बयान है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ये भी बात यूनुस कह रहे हैं। तो फिलहाल इसी विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश हिंद महासागर का अकेला गार्जियन है। बांग्लादेश हिंद महासागर का अकेला गार्जियन है, ये बयान है अनुपम जी, जिसका चर्चा आप और हम अभी कर रहे थे, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो अब जो है ना, भारत बांग्लादेश को यही समझा रहा है कि देखो गार्जियन तुम नहीं हो, गार्जियन हम हैं। हिंद महासागर अगर आपको पता है तो भारत के 2 ऐसे मतलब एरियाज हैं। एक जो हमारा वेस्ट का इलाका है, मतलब पश्चिम का इलाका है, भारत का जो पश्चिम का इलाका है वो ज्यादातर हिंद महासागर से कटता है। और खास तौर पर जो आप साउथ का एरिया, भारत के साउथ मतलब दक्षिण का जो एरिया है वो हिंद महासागर से सटता है। और जो बांग्लादेश के साथ है, जो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश और कोलकाता के पास है, वो बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है जो श्रीलंका तक इधर होकर चली जाती है। तो ये जो बांग्लादेश की कोशिश ये है कि इस दोनों रास्तों पर चीन को बुला दिया जाए और चीन को बुलाकर भारत के रास्ते में रोड़ा पैदा किया जाए। अब बांग्लादेश ऐसा करना क्यों चाह रहा है? बांग्लादेश में जो इस वक्त सरकार है, उस सरकार का एकमात्र एजेंडा है भारत के खिलाफ किसी भी तरह से कुछ ऐसा प्रोपेगेट करो ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि देखो भारत ऐसा है कि बांग्लादेश को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता है। खास तौर पर इनकी चिढ़न इस बात से है कि शेख हसीना को भारत में रखा गया और बांग्लादेश बार बार कहता रहा है कि शेख हसीना को भेज दो, क्योंकि मोहम्मद यूनुस से उनकी दुश्मनी है। और मोहम्मद यूनुस तो जिया के लिए काम करते हैं, खालिदा जिया के लिए काम करते हैं। और खालिदा जिया के साथ जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो उनको बहुत लंबे वक्त तक जेल में रखा गया। शेख हसीना पर वहाँ पर आरोप लगाए गए, उनको जेल भेजने की पूरी तैयारी है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मृत्यु दंड तक उनको देने की तैयारी है बांग्लादेश में। तो और भारत, क्योंकि शेख हसीना के जो पिता थे उनके वक्त में भी भारत ने बड़ी मदद की थी बांग्लादेश की, और तभी पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था और बांग्लादेश का उदय हुआ था। और इस बार भी शेख हसीना के मामले में भारत एक बहुत बड़ा मददगार बन रहा है। तो चिढ़न इसी बात से सबसे ज्यादा मोहम्मद यूनुस को। बिल्कुल। लेकिन जब भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कई दशक से अच्छे रिश्ते रहे,
वो चाहे शेख हसीना के पिताजी का जिक्र हो या फिर शेख हसीना का कार्यकाल हो। बॉर्डर भी हम साझा करते हैं, फिर व्यापार भी हम बहुत साझा करते हैं। आंकड़ों के जरिए बता देते हैं एक बार भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार की स्थिति क्या है, दिखाइएगा। भारत बांग्लादेश का व्यापार, बांग्लादेश भारत के रास्ते करोड़ों रुपए का व्यापार करता है और इसका फायदा भी उसे हमेशा मिलता है। और इसके अलावा बांग्लादेश भारत के साथ सालाना 94,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है। मतलब एक बड़ा फिगर, 94,000 करोड़, मतलब बांग्लादेश इतना फायदा भारत से कमाता है। भारत बांग्लादेश के साथ सालाना 17,000 करोड़ का इंपोर्ट करता है। मतलब बांग्लादेश यहां पर भी फायदे में है भारत के साथ रिश्तेदारी में। भारत जो एक्सपोर्ट करता है और बांग्लादेश जो इंपोर्ट करता है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है और दोनों में हर तरफ फायदा बांग्लादेश को ज्यादा हो रहा है, भारत को उसमें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। और भारत ने कभी अपना फायदा बांग्लादेश के साथ नहीं देखा था, क्योंकि इससे पहले ऐसा माना जा रहा था या भारत का यही मानना था कि हम एक क्यों ना रोटी बेटी वाला संबंध बनाए बांग्लादेश के, हमारा पड़ोसी होने के नाते। तो इस लिहाज से जी भारत यहीं पर ही नहीं, देखिए क्रिकेट की भी यहां मैं बात आ रहा हूं, क्योंकि एशिया कप जब होता है, भारत कभी भी एशिया कप का जो राशि मिलती है वो नहीं लेता। कभी वो बांग्लादेश को देता है, कभी नेपाल को देता है, कभी हांगकांग को देता है, मतलब छोटी टीमों को। बांग्लादेश को कितनी बार पैसा दिया? बांग्लादेश के कई स्टेडियम बनाए गए हैं भारतीय पैसों से। बांग्लादेश में, जब आपको याद होगा, साल 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था, भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका को संयुक्त रूप से मिला था मेजबानी का अवसर। आपको याद होगा ये चीजें? मेजबान उसमें पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, हटा दिया गया था आतंकिस्तान को बाद में। हाँ, तो 2011 में जब ये मिला था तो बांग्लादेश में कई स्टेडियम को रीडेवलप करने के लिए भारत ने पैसे खर्च किए थे, बीसीसीआई ने पैसे खर्च किए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इसी तरह से नहीं कि आपका कारोबार बढ़ जाए, भारत ने बिजली, बांग्लादेश में जो बिजली की खपत है उसका करीब 26-27% हिस्सा भारत से जाता है। बांग्लादेश के पास इतनी बिजली नहीं है कि वो ढाका जैसे अपने सबसे, मतलब जो उसका कैपिटल है, उसमें वो 24 घंटे बिजली दे सके, वैसी हालत नहीं है। आपको पता है 9700 करोड़ रुपए का तो बकाया था जून 2024 तक हमारे भारतीय कंपनियों का, जिसमें 6400 करोड़ रुपए अकेले अडानी का बकाया था। और अभी भी समझ में नहीं आ रहा, जब इतनी स्थिति हुई है, आप चावल के लिए भीख मांगना शुरू कर चुके हैं, पाकिस्तान वाला हाल अपना शुरू कर चुके हैं। जब तक दोस्ती अच्छी थी, चावल गेहूं सब मिल रहा था। आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी के बारे में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इन्होंने बयान दिया चीन में जाकर, वहां जाकर चौधरी बन गए। उसके बाद भारत ने जो ट्रांसशिपमेंट सेवा थी वो बंद कर दी अपने लिए, कहा कि हमने बंद कर दिया आपके लिए। अब उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने 3 दिन पहले कहा कि हम भारत के साथ समुद्री रास्ते से, या हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, रिश्ते अच्छे बनाना चाहते। 3 दिन पहले का, और एक और धमाका कर दिया भारत ने कि जो लैंड पोर्ट थे उनको कट कर दिया। अब जानबूझकर कोलकाता को इसलिए चुना गया है कि वहां से आप ज्यादा कारोबार नहीं कर पाएंगे। और बांग्लादेश ने क्या किया था, एक और बहुत बड़ा खेल हो रहा था। देखिए, बांग्लादेश की जो गारमेंट इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा वेस्ट मटेरियल, मतलब वो 2-3 कंट्रीज में भेजे जाते थे, जिसमें से भारत को बांग्लादेश ने एक बना दिया था। मतलब उनके लिए वो वेस्ट होता है, उसके पैसे वो बांग्लादेश में लोग चुकाते नहीं हैं, और उनके अच्छी खासी उनकी कीमत मिल जाती है भारत में, और वो कोलकाता के रास्ते डंप करते थे। तो भारत ने इस चीज़ को भी पकड़ लिया था। भारत ने फौरन कहा कि जो तुम वेस्ट भेजते हो अपने, मतलब वो कपड़े में, गारमेंट्स के सेक्टर में, वो वेस्ट भेजना भी बंद कर दो। अब ये तो पूरी तरह से हटा ही दो। तो इससे क्या होगा, देखिए, बांग्लादेश को जैसे ब्लॉक किया भारत ने, तो भारत की जो अपनी गारमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से बूम करेगी। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, वहां पर ये गारमेंट्स की इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। महाराष्ट्र के इलाके में कपास बहुत बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन किया जाता है, कॉटन का उत्पादन किया जाता है, और वहां पर भी बहुत सारी गारमेंट की फैक्ट्रियां हैं। तो भारत की इंडस्ट्री को अब इससे आगे गारमेंट का जिक्र हो रहा है, अगर बांग्लादेश पर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन हुआ, भारत ने अपना हाथ खींचा, तो गारमेंट्स अगर वहां पर इंडस्ट्री कम हुई तो उसका असर तो पाकिस्तान में पड़ेगा, क्योंकि पूरा कपड़ा पाकिस्तान यहीं का पहनता, बांग्लादेश का है। हाँ, अब इससे तो पाकिस्तान पर तो पड़ेगा ही, लेकिन 2 चीज और आपको बता देता हूं, 2 चीज और बांग्लादेश इसका खामियाजा भुगतेगा। एक तो बिजली, और दूसरा उसकी जीडीपी का 13% हिस्सा, आपको पता है, जो मैंने बताया और हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि 13% हिस्सा सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री से है। 40 लाख लोग, आप सोचिए ना,
सीधा सीधा 40 लाख लोगों के रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। जब अडानी ने अपनी बिजली बंद की थी वहां पर, जब रेमंड्स ने अपना सारा कारोबार समेटा, जब आदित्य बिरला ने अपना सारा गारमेंट्स का कारोबार समेट लिया बांग्लादेश से, उस समय बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में हाहाकार मच गया था। सब कुछ तो भारत का ही है। वहां का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है फिल्मों का, वो भी भारत का, चंकी पांडे। वहां की बिजली भारत की, सब कुछ है। और कई सीमाओं से, कई राज्यों से सीमाएं भी मिलती हैं। वो दिखाइएगा भारत बांग्लादेश बॉर्डर कनेक्शन क्या है, उसके बाद आखिरी टिप्पणी पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से भारत 4096 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश से। भारत की कुल 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, अलग अलग राज्यों से मिलती है। अलग अलग राज्यों का भी आंकड़ा आपको आगे बताते हैं किस तरीके से भारत बांग्लादेश बॉर्डर कनेक्शन में पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश की। तो हर तरफ से बांग्लादेश मार खाएगा अगर उसने दुश्मनी आगे पाली तो। असम के साथ 262 किलोमीटर बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा करता है बांग्लादेश। त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर साझा करता है। मतलब हर एक राज्य से बांग्लादेश बॉर्डर साझा कर रहा है। और अगर ऐसी स्थिति आई कि बांग्लादेश को ठिकाने लगाना है तो फिर बांग्लादेश समझ लें। मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश साझा करता है। और ये सब अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं, कुल 4096 किलोमीटर करता है बॉर्डर साझा। मेघालय के साथ 443 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश साझा करता है। तो ये कुल मिलाकर इतने राज्य हैं जहां पर 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है। और इसी बात का वो बार बार हवाला देता है कि जो हम सीमा साझा करते हैं ऐसी जगहों पर करते हैं जो लैंड लॉक इलाके हैं। मतलब वहां पर समंदर का कोई रास्ता नहीं, और समंदर से अगर चीन हमारे साथ आ जाए तो हम इस इलाके में बहुत आसानी से व्यापार कर सकते हैं, भारत को कट करके, जिसका खामियाजा भी इस वक्त बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। और बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने दुश्मनी मोल ली तो उसके हालात क्या हैं, दुनिया में भीख मांग रहा है। और वही हालात बांग्लादेश में यूनुस पैदा कर चुके हैं। जब से भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कभी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत से कि चावल दे दो, कभी मांग रहे हैं गेहूं दे दो। और अगर उन्होंने आगे और हेकड़ी दिखाने की कोशिश की तो फिर वही हाल होगा उनका जो इस हाल फिलहाल में पाकिस्तान का है। बाकी भारत ने कहा है कि हम नजरें बांग्लादेश पर बनाए हुए हैं और बांग्लादेश संयमित रहे तो उसके लिए भी ठीक है। बांग्लादेश को तो ये भी समझना चाहिए कि ना उनके पास नेवी है, ना फोर्स है, ना एयरफोर्स है। तो भारत अगर मारने पर आएगा तो फिर कैसे मारेगा, ये उनको समझ लेना चाहिए और यूनुस खान को समझ लेना चाहिए। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।